Welcome back, students. The next topic we are going to start is methods of forging. Okay, methods of forging. बेसिक थ्री मेथड्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. फर्स्ट वन जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ड्रॉप फोर्जिंग. ये उसका डायग्राम भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है पहले से ड्रॉप फोर्जिंग के बारे में. ठीक है, ये ड्रॉप फोर्जिंग इन ओपन डाई फोर्जिंग टाइप. ठीक है, एंड ड्रॉप फोर्जिंग इन क्लोज डाई फोर्जिंग टाइप. आपको अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि एक बार मैंने ड्रॉप फोर्जिंग के बारे में आपको बताया है. ठीक है, ड्रॉप फोर्जिंग क्या होता है? इट इज अ मैथड. It is a method used as a impression die to obtain desired shape of component. ठीक है, the shaping is done by the repeated hammering given to the material in the die cavity. ओके, बार बार ये हमारा डाई कैविटी है, ये ओपन टाइप है, ये क्लोज डाई टाइप है. ठीक है, हमारा जो कैविटी होता है, ठीक है, यहाँ पे आप कैविटी देख रहे हैं, इस कैविटी में बार बार हैमरिंग करते हैं. ठीक है, तो उससे बार बार ठोकने की वजह से, बार बार पीटने की वजह से क्या होता है, जो हमारा रॉ मटेरियल रहता है, रेड हॉट जो रहता है मटेरियल हमारा, वो अपने उस शेप में आ जाता है जिस शेप का हम डाई बना करके रखते हैं. ठीक है, द इक्विपमेंट यूज्ड जो इसमें होता है उसको हम कहते हैं ड्रॉप हैमर्स. ये सेकेंड टाइप है हमारा प्रेस फोर्जिंग. इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे रखी हुई है, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगी. अभी फिलहाल हम ड्रॉप फोर्जिंग में ही कंसंट्रेट करते हैं. ठीक है, इसमें जो डाई यूज होती है, द डाई वी यूज, वो टू हाफ्स में रहती है, दो आधे आधे भाग में रहती है, जैसा आपने डायग्राम देखा है. ठीक है, जिसमें से जो लोअर, जो नीचे की डाई होती है, द लोअर हाफ ऑफ डाई इज फिक्स्ड. ठीक है, जो लोअर हाफ रहता है वो फिक्स्ड रहता है. ठीक है, और जो अपर हाफ रहता है, ऊपर वाला जो डाई रहता है, अपर हाफ ऑफ द डाई इज फिक्स्ड टू रैम. ठीक है, वो रैम के साथ में फिक्स रहता है, जो ऊपर नीचे कर सकता है. ये जो फिक्स रहता है ये एनविल में फिक्स रहता है. ठीक है, और ये रैम के साथ में फिक्स रहता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो हीटेड स्टॉक रहता है, हम पहले अपने लोहे को या जो भी हमारा मटेरियल है उसको हम काफी गर्म करते हैं. गर्म करने के बाद हम क्या करते हैं, लोअर डाई के ऊपर, ये जो हमारा बॉटम डाई है, इस बॉटम डाई के ऊपर में हम इसको रख देते हैं. फिर हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाली फोर्जिंग डाई जो रहती है हमारी, टॉप डाई जिसको यहाँ लिखा हुआ है, जो इस टॉप डाई को हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं. ठीक है, ये नीचे आती है जोर से. ठीक, जोर से नीचे आने की वजह से क्या होती है कि इसका क्रॉस सेक्शन जो है, जो पहले रहता है उससे वो खत्म हो जाता है. ठीक, और जब हम ओपन डाई में बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होती, और क्लोज डाई में बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होता है, आपस में क्लोज हो जाता है और उस कैविटी का शेप ले लेता है, जो कैविटी हम यहाँ पर बना के रखते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल सा है ड्रॉप फोर्जिंग का प्रोसेस. ड्रॉप फोर्जिंग से हम कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं ये भी हमको जानना जरूरी है. हम इससे प्रोडक्ट जो है इसके, ठीक है, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, व्रेंच आप जानते हैं, क्रेन हुक, क्रेन का हुक हम बना सकते हैं ड्रॉप फोर्जिंग की मदद से. हम क्रैंक बना सकते हैं ड्रॉप फोर्जिंग की मदद से. हम ड्रॉप फोर्जिंग की मदद से क्रैंक शाफ्ट
भी बना सकते हैं। ठीक है, हम कनेक्टिंग रॉड बना सकते हैं ड्रॉप फोर्जिंग की मदद से। ठीक है, ओके। और जो ये हमारा ड्रॉप फोर्जिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये सारे इंप्रेशन डाइज ही यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इंप्रेशन डाई का मतलब ये होता है कि वो किसी तरह का इंप्रेशन छोड़ता है। इंप्रेशन मतलब छाप छोड़ना। ठीक है, या जो छाप आपकी इस डाई में बनी हुई होगी वही छाप जो है आपके इस रोल इस हीटेड प्रोडक्ट में बनेगा। ठीक है, तो ये छाप हम कई प्रकार के छाप इसमें बना सकते हैं। क्या कौन कौन से छाप हम इसमें बना सकते हैं? जैसे उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? वेरियस passes। ठीक है, वेरियस passes यूज्ड आर, हम इसमें कौन कौन छाप बना सकते हैं? फुलरिंग, फुलरिंग इंप्रेशन। अब फुलरिंग इंप्रेशन क्या होता है? फुलरिंग इंप्रेशन मतलब रिड्यूसिंग स्टॉक टू डिजायर्ड साइज। ठीक है, एक निश्चित आकार में हमारे स्टॉक को, रेड हॉट स्टॉक को कट करने को हम कहेंगे फुलरिंग इंप्रेशन। और कौन सा होता है? एडजिंग इंप्रेशन। एडजिंग इंप्रेशन मतलब किनारों को कट करके हमको निकालना। ठीक है, जिसमें हम इसको प्री फॉर्मेशन कह सकते हैं, प्री फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? बेंडिंग इंप्रेशन। हम इसमें बेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर हमको चाहिए बेंड, वहां पर हम इसको आसानी से बेंड कर सकते हैं, बेंड शेप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, ब्लॉकिंग इंप्रेशन, एक ब्लॉक या सेमी ब्लॉक बना सकते हैं हम इसमें। ठीक है, इसमें हम फिनिशिंग इंप्रेशन भी कर सकते हैं। फिनिशिंग इंप्रेशन, इससे इसका इस्तेमाल हम ड्रॉप फोर्जिंग का इस्तेमाल हम ट्रिमिंग करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिमिंग मतलब छांटना। ठीक है, तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके, ठीक है, एजिंग इंप्रेशन, बेंडिंग, ब्लॉकिंग, फिनिशिंग, ट्रिमिंग का इस्तेमाल करके हम इस तरह के प्रोडक्ट, रेंच, क्रैंक हुक, क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग ड्रॉप हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ forging method. Second forging method is press forging. इसका डायग्राम ऊपर है जो मैं बताने वाली थी आपको। ठीक है, पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। What happens in press forging? In press forging, the metal is shaped not by means of series blow, ठीक है, but by means of a single continuous squeezing action। अब ये मैं बताती हूँ आपको कि स्क्वीजिंग एक्शन, व्हाट इज स्क्वीजिंग एक्शन। ठीक है, प्रेस फोर्जिंग में क्या होता है? देखिए, ड्रॉप फोर्जिंग में क्या होता है? अगर कोई लोहे का पार्ट हम रख दे रहे हैं तो बार बार उसको पीट रहे हैं, तो वो ड्रॉप फोर्जिंग हो गया। ठीक है, प्रेस फोर्जिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार हम डालेंगे और एक ही बार उसको पीटेंगे। ठीक है, और उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, मतलब दबाव लगातार बनाते रहेंगे। हम ड्रॉप फोर्जिंग में क्या करते हैं? एक बार हमने इसमें डाला, फिर हम ऊपर से फिर डालेंगे, फिर इसको, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर डाई हमारा ऊपर, टॉप डाई फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। इस तरह से सीरीज बनाते हैं और उसके वजह से हमको फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो रेड हॉट ऑब्जेक्ट रहता है वो बार बार प्रेशर रिलीज करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, प्रेस फोर्जिंग में अलग होता है। ठीक है, प्रेस फोर्जिंग में क्या होता है? यहाँ पर आपने यहाँ पर एक बार ड्रॉपिंग कर दी, उसके बाद आप इसको प्रेस करते हैं, इसको दबाते जाते हैं जब तक कि ये पूरा का पूरा उस शेप में नहीं आ जाता, जब तक कि हमारा वर्क पीस जो जो हमने कैविटी बना के रखी हुई है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने हैमर फोर्जिंग मतलब ड्रॉप फोर्जिंग और उसके बीच में दोनों का अंतर रखा है। ड्रॉप फोर्जिंग में आप बार बार ऊपर नीचे करेंगे, जबकि
सॉरी, हाँ, ड्रॉप फोर्जिंग में आप बार बार ऊपर नीचे करेंगे, जबकि प्रेस फोर्जिंग में आप इसको लगातार एक ही बार में दबाव बनाएंगे। ठीक है, जब ये फिनिश प्रोडक्ट में बन जाता है तभी हम इसको ऊपर लेकर के जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो हैमर या हमारा जो पंच होता है वो बार बार हम ऊपर नीचे करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही बार होता है। ओके, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हैमर फोर्जिंग एंड प्रेस फोर्जिंग। ओके, here the press is vertical type, है ना, वर्टिकल टाइप होता है। और स्क्वीजिंग एक्शन मतलब निचोड़ना। ठीक है, दबा करके निचोड़ना। स्क्वीजिंग एक्शन इज carried out to carried out completely to the center of the part being pressed। सेंटर में हम दबाव बनाते हैं, जिससे वो क्या होती है, किनारे किनारे से फैल करके उस आकार में ढल जाती है जिस आकार में हम उसको चाहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी प्रेस यूज की जाती है, हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जो कि हेवी ड्यूटी वर्क के लिए यूज होता है। ठीक है, जब हमको भारी काम करना होता है तो हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमको लाइट वर्क काम करना होता है तब हम मैकेनिकल प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस मतलब हमारे पास ऑयल रहता है, उस ऑयल से हम दबाव बनाते हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रेस किसके लिए इस्तेमाल होता है, लाइट वर्क के लिए, थोड़ा बहुत लाइट हल्का काम के लिए। ठीक है, ना उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं उसको भी हम देख लेते हैं। प्रेस फोर्जिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला है फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि एक ही बार प्रेस करना है अपने को, बार बार नहीं है, रिपीटेड प्रोसेस नहीं है, तो फास्टर रेट हो जाती है, फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सेकेंड एडवांटेज क्या है, सुपीरियर स्ट्रक्चरल क्वालिटी, स्ट्रक्चर क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। ओके, क्विकर ऑपरेशन, टाइम बहुत कम लगता है। फोर्थ, हाई आउटपुट, आउटपुट काफी अच्छा है। ठीक है, फिफ्थ, यूनिफॉर्म फोर्जिंग, फोर्जिंग जो है यूनिफॉर्म रहती है, दबाव क्योंकि सेंटर में पड़ता है इसलिए बहाव जो मेटल जो ग्रेन्स का फ्लो रहता है वो बहाव काफी अच्छा होता है। ठीक है, so these are the advantages of press forging. Now our next topic we are going to start is the third method of forging, that is machine forging. See, मशीन फोर्जिंग के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया, दो हैंड जब मैं हैंड फोर्जिंग के बारे में बता रही थी तब मैंने मशीन फोर्जिंग के बारे में भी आपको समझाया था कि व्हाट इज मशीन फोर्जिंग, इसलिए यहाँ मैं डिटेल नहीं दूंगी। आपको मशीन फोर्जिंग में मैंने अपसेटिंग पढ़ाई है, डायग्राम भी उसका शेयर किया है, तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे अपन। डायरेक्ट में आती हूँ, आप उस वीडियो को रेफर कीजिए फॉर द मशीन फोर्जिंग। ओके, एडवांटेजेस देख लेते हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या है। अगर आपने पढ़ा होगा उसको तो आपको पता होगा। बेटर क्वालिटी ऑफ फोर्जिंग, मैं जस्ट आपको नोट्स दे देती हूँ उसका। बेटर क्वालिटी ऑफ फोर्जिंग, ओके, ऑटोमेटेड प्रोसेस, ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज चीपर, चीपर मेंटेनेंस कॉस्ट होता है बाकी सबसे अगर हम कंपेयर करें तो। ओके, प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी रहती है।
क्योंकि ऑटोमेटेड प्रोसेस है तो उत्पादन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या क्या है? डिसएडवांटेज है इसके, टूलिंग कॉस्ट इज हाई, टूलिंग कॉस्ट काफी हाई होता है। सेकेंड, इंटीग्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स और थोड़ी कठिन डिजाइन बनाने में, नॉन सिमेट्रिक जॉब बनाने में, हैवी जॉब बनाने में ये फोर्जिंग मशीन उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। तो उसको हम क्या लिखेंगे? इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू फोर्ज, integrate non-symmetric and heavy jobs, sorry, heavy jobs on a forging machine। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक थर्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मटेरियल हैंडलिंग इज डिफिकल्ट। यस, मटेरियल हैंडलिंग इज डिफिकल्ट। सो दिस आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मशीन फोर्जिंग, और आप मशीन फोर्जिंग की डिटेल मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लें। नाउ इसके अलावा भी अदर बहुत सारे प्रोसेस हैं फॉर्मिंग प्रोसेस में, जो कि मैं जस्ट नाम बता देती हूँ आपको। ठीक है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट आपको जानकारी होनी चाहिए कि और फोर्जिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। बाकी फोर्जिंग प्रोसेस, वो फोर्जिंग होते हैं, रोल फोर्जिंग भी एक तरह का फोर्जिंग होता है। आप गूगल करेंगे तो इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, मगर ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस इसलिए मैं जानबूझ के आपको नहीं बता रही। स्वैगिंग फोर्जिंग होती है एक प्रकार की। ओके, हाई वेलोसिटी फोर्जिंग भी होती है। ओके, ऑर्बिटल फोर्जिंग होती है। हमको इतना डीप में फोर्जिंग इस प्रोसेस में नहीं जाना है, जनरल जाना था। इंक्रीमेंटल फोर्जिंग होती है। लिक्विड मेटल फोर्जिंग होती है, और होता है गैटराइजिंग। नाउ लेट्स सी, लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ द फोर्जिंग। तो हम डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फोर्जिंग में कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं? फर्स्ट इज कोल्ड शट प्रॉब्लम। देखिए, हर जो भी प्रोसेस हम करते हैं उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती है। कोई भी मशीनिंग प्रोसेस जो है, किसी की भी एफिशिएंसी हमको 100% नहीं मिल सकती। 100% एफिशिएंसी का मतलब होता है जितना आप इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट आपको निकले, मगर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये जनरली और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम इतना एफिशिएंट प्रोसेस बना सकें। ओके, तो हमको ये देखना है कि हम उसके डिफेक्ट्स को कितना ज़्यादा हम उसको कम कर सकते हैं। ओके, तो कम करने के लिए हमको ये जानकारी होना जरूरी है कि उसके डिफेक्ट्स होते क्या क्या है, क्या क्या संभावना है, कहाँ कहाँ हमसे गलती हो सकती है। ओके, तो उसके इसीलिए डिफेक्ट्स इन फोर्जिंग जानना आपको जरूरी है कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये कोल्ड शट प्रॉब्लम है पहली तो जो आती है हमको, वो ये कोल्ड शट का प्रॉब्लम हमको मिलता है किसी भी प्रोडक्ट के कॉर्नर पे। ठीक है, या फिर एंड एट राइट एंगल, जहां पर भी आपको राइट एंगल मिलेगा अपने प्रोडक्ट का, वहां पर आपको मिलेगा राइट एंगल टू दी सरफेस। आपको वहां ढूंढना है कि कोल्ड शट तो नहीं है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है, कॉजेज इज इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ डाई। जब डाई का डिजाइन सही नहीं होता है तब क्या होता है, ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है। डाई का डिजाइन का क्या मतलब है? डाई के डिजाइन का मतलब है कि जो फिलेट रेडियस होता है। ठीक है, अब फिलेट क्या होता है? फिलेट एंड चैम्फर आपको मैंने पहले भी बताया। ये अगर मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट का कॉर्नर है, तो अगर कॉर्नर हमारा इस तरह से गोलाकार है तो इसको हम कहेंगे फिलेट। और अगर हमारा ये कॉर्नर है और ये इस तरह से तिरछा कटा हुआ है, ठीक है, सॉरी, इस तरह से तिरछा कटा हुआ है 45 डिग्री, तो ये कहलाता है हमारा चैम्फर।
इसको हम कहते हैं चैम्फर, ये होता है हमारा फिलेट। ठीक है, तो जब हम प्रॉपरली डाई को डिजाइन करते हैं, अगर फिलेट रेडियस और चैम्फरिंग को हम सही तरीके से नहीं मेंशन करेंगे, नहीं बनाते हैं, या फिर फिलेट रेडियस बहुत कम है या चैम्फरिंग बहुत कम है, तो इस तरह की कोल्ड शट की प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट में आती है। तो ये फर्स्ट डिफेक्ट है। सेकेंड है अनफिल्ड सेक्शंस। ठीक है, ये जो अनफिल्ड सेक्शन है, जो हम लोगों ने एक डिफेक्ट पढ़ा था कास्टिंग में, जिसको हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण के जैसा ही है। मिश्रण मतलब क्या होता है, कास्टिंग में जब हम हॉलो बनाते हैं, ठीक है, हम पैटर्न की छाप बनाते हैं, तो उसमें जब हम मोल्टन मेटल को डालते हैं, पिघले हुए मेटल को जब हम उसमें डालते हैं, तो क्या होता है कि डिफेक्ट्स की वजह से या उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है कि जो कैविटी हम बना के रखे हैं उसमें पूरा का पूरा फिलिंग नहीं होता, कई कई कॉर्नर जो है छूट जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिश्रण। उसी प्रकार के अनफिल्ड सेक्शन भी फोर्जिंग में होता है। ठीक है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण हो सकता है इनसफिशिएंट हीटिंग, तो उसको हम लोगों ने प्रॉपरली उसको गर्म नहीं किया है, इनसफिशिएंट हीटिंग ऑफ अ मेटल। ठीक, थर्ड डिफेक्ट है फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स क्या होता है? दीज आर एक्चुअली इंटरनल रप्चर्स, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के अंदरूनी भाग में इस तरह का रप्चर होता है। रप्चर यानी टूटना, बिखरना। ओके, और ये होता क्यों है? इम्प्रॉपर कूलिंग ऑफ लार्ज फोर्जिंग। जब हम बहुत बड़ा फोर्जिंग बना रहे हैं, काफी बड़ा फोर्जिंग बना रहे हैं, तो उसके ठंडा करने का भी टेक्निक हमको वैसा रखना चाहिए ताकि कूलिंग बराबर होनी चाहिए। जब बराबर कूलिंग नहीं होती तो इस तरह के फ्लेक्स निकल के आते हैं। फ्लेक्स यानी पपड़ी जैसा। ठीक है, फोर्थ डिफेक्ट इज स्केल पिट्स। स्केल पिट्स क्या है? ये हमको मतलब जैसे लेयर टू लेयर हम जब बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है उसमें छेद बन जाते हैं इस तरह के, है ना? कुछ गहरे होते हैं, कुछ सिंपल, कुछ छिछले होते हैं। तो दीज आर द इरेगुलर दिस स्केल पिट्स आर irregular depression on the depression on the surface of forging। ठीक है, इसमें ये इसका कारण क्या है? इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ स्टॉक। ठीक है, उसकी सफाई हमने जब ठीक से नहीं की रहती, जो फोर्जिंग के लिए यूज किया, तो स्केल पिट्स बनने के चांसेस रहते हैं। फिफ्थ डिफेक्ट क्या है हमारे पास में? इम्प्रॉपर ग्रेन फ्लो। ग्रेन फ्लो मतलब जब हम पिघलाते हैं, तो उसका बहाव, जो हम दबाव में आकर के जो हमारा रेड मेटल है, वो उसका बहाव सही होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारी डाई की डिजाइन है वो अच्छी नहीं है, इसकी वजह से इम्प्रॉपर ग्रेन फ्लो होने की संभावना बढ़ जाती है अगर अच्छी नहीं होती है। इंटरनल क्रैक्स भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, मतलब ऊपर से आपको चिकना दिखे, एकदम परफेक्ट दिखे मटेरियल, जो हमारा प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट, मगर उसके अंदरूनी भाग में इंटरनल क्रैक्स मौजूद हो। ठीक है, तो इसमें ये क्यों होते हैं कि जैसे हमने रेड हॉट किया है, मेटल को तब तक हमने गर्म किया जब तक वो लाल दहकता नहीं बन जाता, और हम उसको तुरंत ठंडा करेंगे, मान लीजिए, है ना, ऐसा हो रहा है कि हम तुरंत क्वेंचिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, तुरंत उसको ठंडा कर रहे हैं झटके से, तो इस तरह के इंटरनल क्रैक्स बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, सेवेंथ डिफेक्ट है burnt and overheated metal। हमने मेटल को, हमारे प्रोडक्ट को इतना ज्यादा गर्म कर दिया है कि वो जल गया। ठीक है,
वो भी एक तरह का डिफेक्ट ही होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो इम्प्रॉपर हीटिंग कंडीशन, हम टेम्परेचर नहीं नाप रहे होते। ठीक है, पहला कारण। दूसरा, हम उसको ज्यादा देर तक ठंडा कर देते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। ठीक। एट्थ डिफेक्ट इज एट्थ डिफेक्ट इज डाई शिफ्ट। डाई शिफ्ट मतलब दो दो डाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। नीचे की डाई को हम मैनुअल में फिक्स करते हैं, ऊपर की डाई हमारी रैम से जुड़ी हुई होती है। तो जब रैम से जब जुड़ी हुई होती है, तो जब वो नीचे आए तो प्रॉपरली ऊपर की डाई के ऊपर में शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, फिक्स होना चाहिए। अगर वो सही नहीं होगी और हिल गई या मिस, तो मिस अलाइनमेंट होता है। ठीक है, उनका सेंटर जो है आपस में मैच करना चाहिए। अगर मिस अलाइनमेंट हो गया तो हमारा प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से डिफेक्टिव हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ द फोर्जिंग। तो यहाँ आपका फोर्जिंग का चैप्टर, फोर्जिंग का टॉपिक जो है आपका खत्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।